हे गाइस, टीवी पर अगर टॉक्सिक मेल लीड्स की बात हो और ऋषभ कुंद्रा यानी आरके का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई साहब ने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, टॉक्सिक हस्बैंड, मैनिपुलेटिव लवर और प्रोफेशनल ईगोइस्ट इन चारों की जिम्मेदारी अकेले उठाई थी। आज की कहानी है मधुबाला, एक इश्क एक जुनून की। एक ऐसी लव स्टोरी जहां प्यार कम और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा था। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस चीज को आज हम रेड फ्लैग बोलेंगे, उस टाइम इसे इंटेंस लव बोलकर बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजा दिया जाता था। और कहानी शुरू होती है मधुबाला शमशेर मलिक से। मधु फिल्मी दुनिया के बीच पढ़ी और वहीं पर बड़ी हुई। बहुत ही सीधी सादी लड़की है और उनकी फैमिली में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर सभी काम करते हैं। और दूसरी तरफ है ऋषभ कुंद्रा यानी आरके, बॉलीवुड का सुपरस्टार। एटीट्यूड ऐसा जैसे मुंबई की सारी फिल्म इंडस्ट्री इनके नाम पर ही रजिस्टर्ड हो। अब एक दिन आरके की कार से मधु के दोस्त मुकुंद का सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। मधु ने सोचा गलती हुई है, इंसाफ होना चाहिए। आरके ने सोचा गलती हुई है, लेकिन मेरी इमेज कैसे खराब हो सकती है। बस यही दोनों की लव स्टोरी नहीं, एनिमी नंबर 1 की शुरुआत हो जाती है। आरके हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर प्रेशर डालता है और मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश करता है और विटनेस को भी पैसे देकर चुप कराने की कोशिश करता है। मतलब बंदे की पहली प्रायोरिटी थी मुझे जेल से बचाओ, दूसरी प्रायोरिटी मेरी रेपुटेशन बचाओ और तीसरी प्रायोरिटी शायद उस लड़की ने मेरे खिलाफ आवाज कैसे उठा दी। आखिरकार मधु जिसके खिलाफ गवाही देती है, आरके जेल चला जाता है। लेकिन आरके जेल में भी आराम से नहीं बैठा। बाहर आते ही सबसे पहले उसने मधु और मुकुंद की एंगेजमेंट तोड़वाने का प्लान बनाया। अखबारों में मधु और आरके की तस्वीरें छपवा दी। फिर मधु की मां पद्मिनी के कैरेक्टर पर सवाल उठाया। मतलब भाई साहब का बदला लेना था या पूरी फैमिली ट्री को एक्सपोज करना था। मधु की फैमिली की रेपुटेशन खराब हुई। मुकुंद ने रिश्ता तोड़ दिया और आरके को लगा वाह, रिवेंज मेरा सक्सेसफुल हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मधु के पिता समान शमशेर आरके के खिलाफ हो जाते हैं और आरके के लोगों द्वारा बुरी तरह पीटे जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। और ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। अब आरके के पास आता है उसका फेवरेट वेपन, जो है उसका पैसा। आरके कहता है मैं ट्रीटमेंट के पूरे पैसे दूंगा, लेकिन बदले में मधु को मुझसे शादी करनी होगी। मतलब नॉर्मल लोग शादी में कहते हैं मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, और आरके मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा, बदले में पूरी जिंदगी चाहिए। मधु मजबूरी में शादी के लिए तैयार हो जाती है और शादी भी कैसी, 4 फेरे, पूरी फिल्मी दुनिया के सामने मधु की बेइज्जती। फिर घर पहुंचते ही आरके उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करता है। मतलब शादी के बाद हनीमून नहीं, हाउस होल्ड इंटर्नशिप हो गई। और आरके को लगता है कि उसने 40 लाख देकर मधु की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल खरीद लिया है। मधु क्या पहनेगी, किससे मिलेगी, क्या करेगी, सब कुछ आरके का ओपिनियन रेडी होता है हर चीज में। और फिर उसकी माँ पद्मिनी आरके के सेट पर आती है। आरके उन्हें भी कैमरे के सामने एम्बेरस करता है। मधु गुस्से में आरके को धमकी देती है कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसका चाइल्डहुड फोटोग्राफ जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करा देगी। आरके आखिरकार माफी मांग लेता है, लेकिन अगले दिन वही फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में फिर भी छप जाती है। आरके का दिमाग कि यही सब कुछ मधु ने किया है, क्योंकि भाई डिटेक्टिव बनने के लिए एविडेंस नहीं चाहिए, बस सस्पिशियस होना चाहिए। बाद में पता चलता है कि फोटोज मधु ने नहीं बल्कि आरके के पिता और भाई सिकंदर ने पब्लिश करवाए थे। लेकिन तब तक आरके ने अपनी सारी नाराजगी मधु पर निकाल दी होती है। इसके बाद आरके हॉस्पिटल में शमशेर के पास पहुंचता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। जब तक उसके 40 लाख रुपए वापस नहीं होते मधु उसके पास ही रहेगी। मतलब ये शादी कम और ईएमआई एग्रीमेंट ज्यादा लग रहा था। और फिर एंट्री होती है दीपाली की, आरके की पुरानी लव इंटरेस्ट, जिसने आरके को छोड़कर उसके भाई सिकंदर से शादी कर ली थी। और जब आरके सुपरस्टार बन चुका था, दीपाली को अचानक अपना पुराना प्यार याद आ गया। क्लासिक आईटीवी टाइमिंग। फिर गणेश चतुर्थी के दौरान आरके पर गोली चलती है और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है। और मधु अपना ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचाती है। यहीं से आरके का बिहेवियर थोड़ा बदलना शुरू हुआ था। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता भी बहुत सुधरने लग जाता है। मधु आरके और इसकी माँ राधा के रिश्ते को सुधारती है। आरके भी मधु की माँ को बलराज से बचाता है और पद्मिनी और शमशेर की शादी करवाता है। और फिर आरके डिसाइड करता है कि अब वो और मधु को भी दोबारा शादी करनी चाहिए। मधु को लगता है कि शायद ये आदमी सच में बदल गया, और यही ऑडियंस भी सोचती है कि चलो भाई रिडेम्पशन आर्क शुरू हुआ। लेकिन आरके ने सोचा सरप्राइज, क्योंकि दूसरी शादी के बाद आरके रिवील करता है कि ये सब उसका प्लान था। उसने मधु से कभी प्यार किया ही नहीं, वो बस चाहता था कि मधु उससे प्यार करे, इमोशनली अटैच हो जाए और फिर वो उसका दिल तोड़ दे। मतलब भाई ने रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं, नेटफ्लिक्स रिवेंज सीरीज बना दिया था। मधु को दूसरी बार धोखा मिला था और इस बार प्रॉब्लम ये थी कि मधु सच में उससे प्यार करने लगी थी। आरके को लगा था कि वो गेम खेल रहा है। भाई साहब भूल गए थे कि सामने इंसान है, चेस की कोई गोटी नहीं।
और फिर आता है वो लेजेंडरी करवा चौथ वाला सीन। मधु आरके के लिए व्रत रखती है, दीपाली उसकी सरगी डस्टबिन में फेंक देती है और मधु डस्टबिन से निकाल कर सरगी खा लेती है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मधु बहन, प्यार अपनी जगह है, लेकिन डस्टबिन को डिनर टेबल मत बनाओ। इसके बाद आरके मधु से अलग हो जाता है। मधु भी डिसाइड करती है कि अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा और उसे हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब भी मिल जाती है। और गेस व्हाट, आरके के ही फिल्म सेट पर, क्योंकि इस शो में कैरेक्टर्स एक दूसरे से बचना चाहें तो भी राइटर्स उन्हें मिलने से नहीं रोकते। फिर एंट्री होती है सुल्तान की, एक गैंगस्टर मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, और उसका बेटा आर्यन। मधु की उससे दोस्ती होती है और वो सुल्तान की जिंदगी को सही रास्ते पर लाने में मदद करती है। और यहीं से आरके का जेलसी मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब आरके प्यार नहीं कर रहा था, सर्विलेंस कर रहा था। 3 लोगों को मधु के पीछे लगा देता, और वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, हर अपडेट आरके के पास होनी चाहिए। मतलब गूगल मैप्स भी इतना ट्रैकिंग नहीं करता होगा जितना आरके मधु को ट्रैक कर रहा था। जब मधु को पता चलता है कि आरके उसकी जासूसी कर रहा है, तो वो उसे एक्सपोज कर देती है। और आरके का सॉल्यूशन क्या होता है? माफी मांगना नहीं, सीधा मधु को जबरदस्ती अपने घर ले आता है। उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कमरे में हथकड़ियों से बांध देता है, और फिर बोलता है कि मधु उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मतलब भाई साहब को शादी का सर्टिफिकेट मिला था या प्रॉपर्टी के पेपर? उसका लॉजिक था कि मैं तुमसे प्यार करूं ना करूं, लेकिन तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती। ये प्यार नहीं है भाई, ये तो रिलेशनशिप का टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट है। मधु आखिरकार उसके साथ रहने के लिए मान भी जाती है, लेकिन आरके की पॉजिटिवनेस यहीं खत्म नहीं होती। मधु की माँ उसे समझाने आते हैं कि आरके से दूर रहो। आरके उल्टा मधु से कहता है कि पहले तुम्हारी माँ मुझसे माफी मांगे। मतलब आदमी खुद ड्रामा क्रिएट करता है और फिर अपोलॉजी भी सामने वाला ही मांगे। शो का नाम मधुबाला एक इश्क एक जुनून था, लेकिन कई जगह ऐसा लगता है कि एक इश्क एक जुनून और एक आदमी की अनलिमिटेड इनसिक्योरिटी ये नाम होना चाहिए। बाद में पता चलता है कि मधु सुल्तान के साथ मिलकर आरके को सबक सिखाने का प्लान बना रही थी, लेकिन आरके का ऑब्सेशन इतना बढ़ चुका था कि वो मधु से कहता है कि अगर मुझसे प्यार करती हो तो छत से कूद जाओ। और मधु सच में कूद जाती है, आरके उसे बचा लेता है। अब यहाँ ऑडियंस भी सोच रही होगी, भाई ये प्यार है या डेली सर्वाइवल चैलेंज? इसके बाद सुल्तान की कहानी शुरू होती है और ट्विस्ट आता है कि सुल्तान असल में आरके का ही भाई है। आरके के पिता की पहली पत्नी मीरा से सुल्तान पैदा हुआ था। अब सुल्तान कुंद्रा फैमिली से बदला लेना चाहता है और साथ में उसे मधु भी चाहिए। आरके और सुल्तान के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है। आरके सुल्तान पर गोली चला देता है। सबको लगता है कि सुल्तान मर गया और आरके जेल चला जाता है, लेकिन सुल्तान जिंदा था, क्योंकि टीवी सीरियल में डेथ सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अभी वापस आऊंगा। सुल्तान मधु को ब्लैकमेल करता है, अगर वो आरके को बचाना चाहती है, उसे आरके को डिवोर्स देना होगा और सुल्तान के पास आना होगा। मधु मजबूरी में ऐसा करती भी है, लेकिन आरके को सुल्तान की सच्चाई पता चल जाती है और फिर वो सुल्तान को मार देता है। अब लगा था कि फाइनली नॉर्मल लाइफ शुरू होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि शो में नॉर्मल लाइफ एक मिथ है भाई। आरके के स्टेप फादर कुलभूषण उसे फिल्म इंडस्ट्री से ही बैन करवा देते हैं और आरके सोचता है कि ठीक है, खुद की फिल्म बनाऊंगा, और मधु को उस फिल्म में हीरोइन बनने का मौका मिलता है। धीरे धीरे मधु एक्टिंग में सक्सेसफुल होने लग जाते हैं। यहीं से आरके की नई इनसिक्योरिटी शुरू, क्योंकि जब तक मधु उसकी जिंदगी में स्ट्रगल कर रही थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही पत्नी सक्सेसफुल हुई, आरके का छोटा सा दिमाग जैसे हैंग करने लगा हो और वो मधु की सक्सेस से इनसिक्योर होने लग जाता है। फिर मधु प्रेग्नेंट होती है। आरके उससे अबॉर्शन के लिए कहता है, क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहता था। बाद में मधु का मिसकैरेज हो जाता है, और वो इसका रिस्पॉन्सिबल आरके को मानती है और आरके उल्टा मधु को ब्लेम करता है कि वो फिल्मों में इतना बिजी हो गई कि फैमिली की उसे कुछ परवाह ही नहीं। मतलब प्रॉब्लम चाहे जो हो, सॉल्यूशन की मधु की गलती है। फिर भी मधु एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन ही जाती है और आरके कोशिश करता रहता है कि वो फिल्मों से दूर रहे। इसके बाद आरके का लुक अलाइक आता है के आरके। कुलभूषण उसे आरके से बदला लेने के लिए हायर करता है। के आरके पैसे के लिए प्लान में शामिल होता है। आरके तथा मधु की जिंदगी में खूब प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन इवेंचुअली कुलभूषण एक्सपोज हो जाता है और के आरके अपनी गलती भी रियलाइज करता है। आरके उसकी ऑनेस्टी से इम्प्रेस होकर उसे प्राइज मनी देता है और भाई साहब फिर से रिडेम्पशन मोड ऑन। और फिर कुछ समय बाद मधु एक बेटी को जन्म देती है। आरके उसका नाम रखता है मधुबाला। और अब कहानी फिर अगली जनरेशन में पहुंचती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक जनरेशन में जितना ड्रामा था वो इनफ नहीं था ना। अब एंट्री होती है हर्षवर्धन कपूर की। वो प्रोड्यूसर है, अपने बेटे अभय कपूर को अब लॉन्च करना चाहता है, लेकिन हर्षवर्धन और आरके के बीच क्लैश हो जाते हैं। हर्षवर्धन धमकी देता है कि अगर उसके बेटे का करियर खराब हुआ तो वो आरके को जिंदा जला देगा, और यहीं से फैमिली पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है। हर्षवर्धन की पत्नी पम्मी भी अपनी रिवेंज प्लान करती है और उसका मकसद था पूरी प्रॉपर्टी हथिया लेना, और इसलिए वो
हर्षवर्धन को फंसाने के लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट में आरके और मधु की फैमिली को पूरी तबाह करवा देती है। सिर्फ मधु की बेटी और आरके की माँ राधा बचती है। राधा छोटी मधुबाला को मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री से दूर लेना चाहती है, लेकिन ऑब्वियसली इतने साल की मेहनत से जिस लड़की को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखा गया, उसे आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना था। बड़ी होकर मधुबाला मुंबई वापस आ जाती है और उसकी मुलाकात होती है अभय कपूर से। दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी में फिर से एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। मधु की शादी हो जाती है राजा से, और राजा के पिता कौन है? के यानी आर के का हमशक्ल। क्योंकि इस शो में फैमिली ट्री बनाते समय शायद मेकर्स ने कहा सिंपल मत रखो, ऑडियंस को काम चाहिए। अब राजा की फैमिली का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मधु उससे नफरत करती है, और फिर कहानी है एक बेहद डार्क और सीरियस ट्रैक में जाती है, जहां राजा नशे की हालत में मधु के साथ जबरदस्ती करता है। अगले दिन होश में आने के बाद भी उसे गिल्ट महसूस नहीं होता। उल्टा वो घटिया तरीके से कहता है कि बाहर वाले ने थोड़ी ना किया है, तुम्हारे पति ने ही किया है। मतलब कैरेक्टर ने मोरालिटी का आखिरी चैप्टर भी स्किप कर दिया। मधु पुलिस स्टेशन जाती है, और लेकिन वहां भी उसकी बात का मजाक ही उड़ाया जाता है, और आखिरकार एक फीमेल इंस्पेक्टर उसकी कंप्लेंट दर्ज करती है और राजा को जेल ले जाया जाता है। लेकिन राजा को अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था। वो मानता है कि मधु बस उससे नाराज है। फिर कहानी और डार्क हो जाती है। राजा की ताई की मौत हो जाती है, और राजा उसका ब्लेम भी मधु पर डाल देता है। फिर वो राधा को किडनैप करवाता है, बिट्टू को ड्रग केस में फंसा देता है, और मधु को मजबूर कर देता है कि वो अपना केस वापस ले। मतलब भाई जेल से बाहर आकर सुधरने की जगह विलेन एक्सपेंशन पैक इंस्टॉल कर रहा था। इसके बाद मधु को अपने घर में रहने के लिए मजबूर करता है, और आगे चलकर मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी राजा को अपनी सारी गलतियों के एहसास हो जाते हैं। वो मधु से माफी मांगता है और शो हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन ऑडियंस के मन में सवाल यही था कि भाई इतने सारे क्राइम के बाद सिर्फ सॉरी? मतलब आरके और राजा दोनों ने रिलेशनशिप को ऐसे ट्रीट किया जैसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर लड़की को रुलाओ, फिर 5 मिनट इमोशनल डायलॉग बोलो, और आखिरकार बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाकर हैप्पी एंडिंग बोल दो। मैं बस एक ही चीज पूछती हूँ, अगर ये सारे काम किसी विलन ने किए होते तो उसे बहुत तगड़ी सजा मिलती, लेकिन हमें इन्हें एक हीरो के भेष में एक विलन को दिखाकर और बाद में उससे सॉरी बुलवाकर ये मान लिया गया कि वो तो हीरो थे, उनके लिए तो सब माफ है। ये क्या मतलब हुआ भाई? जो काम उन्होंने किए थे वो बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग थे, और उसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए थी। फिर चाहे वो हीरो हो या विलन, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? उस लड़की ने तो सफर किया ही ना, जिसने ये सारी चीजें झेली। और बाद में वो लड़की भी उन्हें बहुत आराम से मना माफ कर देती है, और बाद में कहानी दिखा देते हैं कि वो हैप्पी एंडिंग हो गई। वो हैप्पी एंडिंग कैसे हो गई? अगर किसी लड़की के दिमाग में वो सारी चीजें रह जाएंगी और वो उस लड़के को कभी माफ ही नहीं कर पाएगी, तो कैसे उस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो सकती है? ये टीवी सीरियल्स और मूवीज में टॉक्सिक रेड फ्लैग्स को इतने ज्यादा ग्रीन फ्लैग में बनाकर दिखा दिया जाता है, और बाद में हमसे कह दिया जाता है अरे ये तो स्टोरी थी। ऐसे ही स्टोरी को लेकर आजकल के यूथ इम्प्रेस हो जाते हैं, और फिर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और आपको इसमें सबसे ज्यादा रेड फ्लैग कौन लगा, आरके या राजा? ये मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।